और चलिए सीरिया से बड़ी खबर आपको बताऊंगी। सीरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने सीरिया में फिर से किया अटैक। अबू अल दोहर सैन्य हवाई अड्डा निशाने पर है इस बार और हमले में एयरबेस के ढांचे को नुकसान पहुंचा। दर्शकों, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इजराइल ने सीरिया के अबू अल दोहर सैन्य हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में एयरबेस के ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। सीरिया से बड़ी खबर है, आसमान से आग और बढ़ गई जंग की आज। हमले में एयरबेस के ढांचे को दर्शकों नुकसान हुआ है और जिस तरीके से यहां पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, ये देखिए गनीमत की बात है, क्योंकि अगर लोग हताहत होते तो कहीं ना कहीं जंग का दायरा बढ़ता। सीरिया में एक बार फिर से जंग की आहट तेज हो गई है और आहट हम ना कहें, हम इसे पूरी की पूरी जंग में तब्दीली बताएं, क्योंकि मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार अटैक्स हो रहे हैं और ईरान अमेरिका जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर पूरे विश्व को खड़े करते नजर आ रहे हैं। इन दोनों देशों में कहीं ना कहीं कोई यहाँ पर बातचीत को लेकर दिलचस्पी नहीं है, ना कोई समझौते की बात हो रही है। मुखरता से दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन अब सीरिया में अटैक हुआ है। रिटायर्ड कर्नल सर टीपी त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खास खबर पर। सर बहुत बहुत स्वागत है टीपी त्यागी सर, एक बार फिर से आपका। और सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सीरिया के अटैक को कैसे देख रहे हैं? हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है सर। देखिए, ये जो मिलिट्री बेस है ये सीरिया के नॉर्थ में है, इदबिल प्रोविंस के अंदर, और ये टर्की से करीब 70 किलोमीटर दूर है, टर्की के बॉर्डर से। अच्छा, टर्की के डेलीगेशन आया था और इस मिलिट्री बेस को देख के गया था। ये मिलिट्री बेस ऑपरेशनल नहीं है, ये केवल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, सीरिया की आर्मी के लिए। टर्की का जो डेलीगेशन आया वो इसको डेवलप करना चाहता था, इसे रिहेबिलिटेट करना चाहता था। अब ये बात इजराइल को किसी कीमत में पसंद नहीं है, और तो इजराइल ने 6 बाकायदा, 6 नहीं मैं समझता हूँ 8 स्ट्राइक की है। इसके रनवे को डैमेज कर दिया है, इसकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज थी उनको डैमेज कर दिया है, यानी कि इस हालत में नहीं छोड़ा है कि टर्की उसको आराम से रिहेबिलिटेट कर सके। अच्छा, टर्की से उसकी पहले से दुश्मनी है और सीरिया में तो वो गोलन हाइट से आगे आना ही चाहता है इजराइल। टर्की ने और पाकिस्तान ने और सऊदी अरबिया ने मिलके एक किस्म से अपना एक सुन्नी प्लेटफॉर्म, जिसे आप मुस्लिम नेटो कह सकते हो, वो बनाया। और किसके खिलाफ बनाया? ईरान और इजराइल दोनों के खिलाफ, यानी कि उसमें इजराइल भी शामिल है। टर्की से वैसे भी दुश्मनी है इजराइल की ओवर ग्रीस एंड साइप्रस, यानी ये एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा है कि बशर अल असद के सीरिया से रशिया चले जाने के बाद टर्की सीरिया के अंदर अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है और ज्यादा कायम करना चाहता है, और इजराइल इसको नलीफाई करना चाहता है। लिहाजा इजराइल ने सीरिया के इस मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक किया। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सर ये भी जरा बताइए इंडिया न्यूज के दर्शकों को कि अगर जिस तरीके से सीरिया की हम बात करना चाहेंगे, सीरिया में जिस तरीके से प्रॉक्सीज एक्टिव हैं, आपको क्या लगता है सर कि सीरिया के प्रॉक्सीज अब इजराइल पर धावा बोल सकते हैं? क्योंकि वो भी कम नहीं है अगर हम क्षमताओं की बात करें तो। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, उनकी क्षमताएं इजराइल के मुकाबले कंपेरेबल नहीं है। अच्छा, प्रॉक्सीज तो है, जो प्रॉक्सीज है वो प्रॉक्सीज वीक हो गई थी जब वहां पे जो वो पुराना जब बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ था और जो अल शारा वहां पे अब आया है, उस समय जो प्रॉक्सीज थी वो कमजोर हो गई थी तो, और फिर इजराइल के अंदर जो ताकत है, खास तौर से उसके मोसाद की, और एक उसकी यूनिट है 8200 उसकी, जिसकी वजह से उसके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो पूरे अरब वर्ल्ड के मिला के भी उनसे कहीं ज्यादा है। अब लोगों ने देखा था किस तरह से पेजर ने काम किया था,
तो इजराइल के सामने वो जो प्रॉक्सीज है वो ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि 48 में जब से अमेरिका ने इजराइल को मिडिल ईस्ट में बसाया था, तब से लेके आज तक इजराइल लगातार युद्ध की स्थिति में है। चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उनको वो ठीक से उनकी जगह दिखाता रहता है, इसलिए वो प्रॉक्सी ज्यादा मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि प्रॉक्सी तो ये भी ज्यादा मैटर नहीं कर रही। ये जो हमास है उसकी कमर तोड़ दी गई है, जो हिजबुल्लाह है वो भी अधमरा हो गया है, और हूती के ऊपर भी एक्शन होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल की जो मिलिट्री पावर है, और वो ये कहते हैं कि हम हमारा कंट्री जो है वो हर्मेटिक कंट्री है, यानी कि एयर डिफेंस के मामले में आप किसी भी एंगल से इजराइल के अंदर घुस ही नहीं सकते, ऐसा वो कहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन प्रॉक्सीज का ज्यादा इफेक्ट इजराइल पर नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इजराइल ये बात जानता है कि आखिर कौन से वो तमाम हमले से इजराइल में तबाही मचेगी। वो ये बात जानता है कि ईरान ने तबाही मचाई है, लेकिन उसके प्रॉक्सीज को इजराइल कंट्रोल करना जानता है। एक और क्वेश्चन सर आपसे मेरा, सर अगर बात की जाए आखिर कब तक हम सब बैठकर यही इंतजार करते रहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान बात करें? सर लगता तो नहीं है बातचीत होगी। आखिर कब तक सर युद्ध यहाँ पर चलेगा? लगातार वैश्विक तनाव बढ़ रहा है इससे। देखिए, हलाल में और झटके में फर्क होता है। हाँ। और अगर आप अमेरिका का इतिहास उठा के देखें तो अलावा वेनेजुला के जितने भी ऑपरेशंस हुई, चाहे वो इराक में हुई या अफगानिस्तान में हुई या वियतनाम में हुई, वो सालों साल ऑपरेशन चलती हैं। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, यानी मेरे पास सफिशिएंट रेजिलियंस है। लिहाजा ये उम्मीद करना कि ये युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा मुझे अनलाइकली लगता है, क्योंकि अगर ईरान इतना एडामेंट ना रहा होता तब तो ये पॉसिबल था, लेकिन अब ईरान भी एडामेंट है, लेकिन कब तक एडामेंट रहेगा? दरअसल में ईरान में जो डैमेज हुआ है वो दुनिया की नजरों में नहीं आ रहा है, उसने पाबंदी लगा रखी है। अमेरिका का तो आ रहा है, पर ईरान एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच चुका है कि वो ज्यादा देर तक अब इस युद्ध को मैं समझता हूँ जारी नहीं रख सकता। लिहाजा आपने जो सवाल पूछा तो ये दुनिया कब तक देखती सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है इस खबर को लेकर। टीपी त्यागी सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और बड़ी खबर, घाघरा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ा है। नेपाल की बारिश से घाघरा नदी उफान पर है।